एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी और पानी निकालने का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से अलग अलग इलाकों में सड़कें समंदर जैसी लगने लगी। लंबे इंतजार के बाद जब मॉनसून आया तो लोगों को गर्मी और उमस से छुट्टी मिली। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जगह जगह हुए जल भराव ने मॉनसून आने की खुशियों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के रोहतक में तो सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। मजबूरन गाड़ी में सवार लोगों को उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ा। वहां एक बाजार में तो बारिश का पानी ऐसे आया कि लोगों का सामान अपने साथ बहा ले गया। एक स्कूटी तो देखते ही देखते सड़क पर भरे पानी में तिनके की तरह बह गई। जिस समय स्कूटी नदी में बदल चुकी सड़क पर बह रही थी, आसपास के लोग चिल्ला रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह उसे पानी से निकाल लिया जाए। किसकी नोबिल, अरे पकड़ ले। रोहतक में यह हाल महज कुछ घंटों की बारिश के बाद हुआ और बरसात रुकने के बाद भी लोग सड़कों पर जमा पानी की वजह से जगह जगह फंसे रहे। दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। पानी बरसा तो देश की राजधानी का मौसम सुहाना हुआ, लेकिन वो समस्याएं खत्म नहीं हुई जो बारिश के बाद पैदा होती हैं। जल भराव उन्हीं समस्याओं में एक है, जिसकी वजह से लगातार दूसरे दिन दिल्ली वाले परेशान रहे। हैरानी की बात तो ये कि जल भराव की समस्या पॉश इलाकों में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के पीछे की सड़क देखकर तो ऐसा लगा कि वहां तालाब बन गया है, जिसमें गाड़ियां आधी डूबकर गुजरी। एक ऑटो को तो धक्का देकर पानी से निकालना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की सड़क ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की चौड़ी सड़कों का ये हाल था तो संकरी सड़कों का तो पूछना ही क्या। गांधीनगर बाजार में बारिश का पानी दुकानों के आगे बहने लगा। उसमें सड़क पर पड़ी बोतलें तैरती नजर आईं। गांधीनगर बाजार में हम मौजूद हैं और जरा देख लीजिए यहाँ पर बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं। लगातार दूसरे दिन जब दिल्ली में बारिश हुई तो लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी ये खुशी खत्म हो गई। जगह जगह सड़कों पर भरे पानी और लंबे जाम ने उन्हें याद दिला दिया कि दिल्ली में बारिश अपने साथ मुसीबतें भी लाती हैं, जिससे जनता को जूझना होगा। और आसमान से बरसते पानी और सड़क पर जमा पानी से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। सदर बाजार में लोगों को ऐसी ही दिक्कत हुई। बारिश शुरू हुई तो लोगों ने किसी तरह सर छुपाने की जगह ढूंढी और बारिश थमी तो सड़क पर भरे पानी में घुटनों तक डूबकर काम पर निकले। बारिश के बाद क्या हालात है सदर के, ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भर गया है। लंबे जैम ने भी दिल्ली वालों को खूब परेशान किया। आईटीओ पर तो गाड़ियां चींटी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखी। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी स्पीड पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन जगह जगह पानी भरने से मुसीबतें खड़ी हो। वैसे ये समस्या नई नहीं है। हर साल जब बारिश होती है तो दिल्ली की रफ्तार यूं ही रुक जाती है। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान होते हैं और अपनी नाराजगी जताते हैं, लेकिन मॉनसून खत्म होते ही प्रशासन और जनता दोनों ही इसे भूल जाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां भीड़ ने पंकज भट्ट नाम के एक बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह थी देवस्थानम एक्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में आए इस एक्ट में चारों धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक बोर्ड को सौंपे जाने की बात, जिसका पुजारी शुरू से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता पंकज भट्ट की कार जब ऊखीमठ पहुंची तो भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हमला करने की कोशिश की। भीड़ को बेकाबू होता देख वो वापस अपनी कार में बैठ गए और कार को एक परिसर के अंदर ले गए। लेकिन परिसर में जैसे ही भीड़ ने उन्हें कार से उतरते देखा, एक बार फिर वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद बीजेपी नेता अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों के गुस्से से वो इतना डर गए कि सीधा तीसरी मंजिल तक भागते चले गए। हमारे सनातन धर्म के साथ जो भी कुठाराघात किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवस्थानम एक्ट के विरोध में 32 दिन से केदारनाथ में पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। सौभाग्य की एक बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम एक्ट पर विचार करने का भरोसा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो फैसला पलट पाते उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा बीजेपी नेता पर फूट पड़ा। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बकरीद से पहले लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर हमला करने की योजना थी। ऐसी खबरें हैं जिसके लिए पकड़े गए संदिग्धों ने पिछले साल इन इलाकों की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस काम के लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को आना था और फिर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम रखकर इस साजिश को अंजाम देना था। इसी पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क के पास से शकील नाम के एक ई रिक्शा चलाने वाले को गिरफ्तार किया।
इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी पता चला, ऐसा बताया जा रहा है कि धमाके के लिए इन लोगों ने मानव बम भी तैयार किए थे। इसके लिए लखनऊ और कानपुर में करीब दर्जन भर महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन एटीएस इन महिलाओं तक पहुंच पाती इससे पहले ही वो फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में अभी तक 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि बीती रात जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीमा पार से आया एक ड्रोन बीएसएफ की चौकियों के पास से गुजरा, जिसे देखते ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। लेकिन इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, ताकि यह पता लग सके कि उस ड्रोन ने कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं गिराया। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद से जम्मू के आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को सुझाव दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने सलाह दी कि अगर मुमकिन है तो सीबीएसई परीक्षा के लिए ली गई फीस का पूरा या थोड़ा हिस्सा 8 हफ्ते के अंदर छात्रों को वापस करे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि सीबीएसई ने बच्चों से एग्जाम फीस तो ली, लेकिन कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा ही नहीं हुई, इसलिए सीबीएसई को वो फीस वापस करनी चाहिए। याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने दलील दी वो घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य है और अगर सीबीएसई छात्रों की फीस लौटा दे तो उसे मदद मिलेगी। यही नहीं, मामले की सुनवाई करने वाले जज का बेटा भी 12वीं कक्षा में और फैसला अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने यह मामला किसी और बेंच को ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन सीबीएसई के वकील और याचिकाकर्ता ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया और जज से कहा कि वो ही इस मामले को सुने। कोरोना के खतरे पर प्रधानमंत्री की हिदायत का भी लोगों पर असर नहीं हो रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें लोग सारे नियम भूलकर महामारी को न्योता देते दिखे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कोरोना को बहरूपिया बताते हुए लोगों को सावधान किया था, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। जबलपुर के मशहूर पर्यटन स्थल भेड़ा घाट में आए पर्यटकों को देखकर तो ऐसा लगा कि वो सावधानी से जुड़ी सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल चुके हैं। इन लोगों के लिए मास्क लगाने से ज्यादा जरूरी सेल्फी लेना था। किसी ने परिवार के साथ तस्वीर ली तो कोई अपना फितूर पूरा करने नर्मदा की लहरों के बीच पहुंच गया और चट्टानों पर बैठकर सेल्फी लेने लगा। रही बात 2 गज की दूरी की तो उसे तो भूल ही जाइए। परिवार के साथ मौज मस्ती करने पहुंचे इन लोगों को बच्चों तक की फिक्र नहीं थी। उल्टा भीड़ भाड़ के बीच वो उन्हें वहीं पर खाना खिलाने लगे। सरकार ने पर्यटन स्थल इस शर्त पर खोले हैं कि वहां नियमों का पालन होगा, लेकिन वहां होने वाली लापरवाही ने खतरे की घंटी बजा दी। लोगों की मास्क न पहनने की उल्टी सीधी वजह सुनकर तो सर ही घूमने लगा। मास्क ही लगाया छूट गया गाड़ी में। अब मास्क ही लगाया आप लोगों ने? लगा लिया। सॉरी सर। प्रधानमंत्री कह कहकर थक गए कि मास्क पहनो, दूरी बनाओ। यहां तक कि पीएम के पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ पर चिंता जताने के अगले ही दिन उनके कार्यालय की तरफ से ट्वीट भी किया गया, जिसमें लोगों को सावधान करते हुए लिखा गया कि मौज मस्ती तीसरी लहर को बुलावा दे रही है। यही नहीं, गृह मंत्रालय भी अलर्ट हो गया और उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें सभी राज्यों को आगाह किया गया कि हिल स्टेशन, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। गृह सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया जिस जगह नियमों का पालन न हो वहां पाबंदी लगाई जाए। इस काम में स्थानीय प्रशासन की भूमिका बढ़ा दी गई और कई निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन को बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कड़ी नजर रखने को कहा, ताकि लोग कोरोना से जुड़ी जरूरी बातों को माने और जो नहीं मानते उन पर सख्ती की जाए। सरकार की कोरोना से लोगों को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर लगता है कि उसने ठान लिया है कि कोई कुछ भी कहे वो अपने मन की करेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक सब्जी मंडी का हाल देखकर तो परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वहां इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी ने भी मास्क नहीं पहना। संकरी सी सड़क पर लोग भेड़ बकरियों की तरह सब्जी खरीदते दिखे। एक बार तो उन्हें देखकर लगा जैसे दुनिया में सब्जी खत्म होने वाली है और इसीलिए वो जान पर खेलकर खरीदारी कर रहे हैं। अप्रैल में कोरोना ने लोगों को जो घाव दिए, उसके बाद तो लोगों को मास्क और दूरी को उतना ही जरूरी समझना चाहिए था जितना जरूरी सांस लेना है। लेकिन सब्जी मंडी में आए लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक शख्स ने तो कैमरा देखकर गमछे को मास्क बना लिया, लेकिन सवालों का जवाब देते देते वो भी नीचे गिर गया। नहीं, मास्क क्या, मास्क यही लगाते हैं जो हमारा ये
कुछ लोगों की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि वो मास्क लगाने के लिए तीसरी लहर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपने भी नहीं लगाया? हमने भी नहीं लगाया, लेकिन अब केस बढ़ा रहे तो भाई लगाना ही पड़ेगा कल से। बाजारों की ये भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो चुका है, या फिर यूं कहें कि वो सब जानते हुए अनजान बन रहे हैं। तभी तो उन पर न तो सरकार की सख्ती का असर होता नजर आया और न ही समझाने बुझाने का। मुंबई की दादर मार्केट तो इसकी जीती जागती मिसाल है। वहां लगने वाली सब्जी मंडी में आए लोगों और दुकानदारों ने तो जैसे नियम न मानने की कसम ही खा रखी है। और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने वहां अचानक कार्रवाई की और नियम न मानने वाले सब्जी वालों का सामान अपनी गाड़ी में रख लिया। जब नियमों की अनदेखी होने लगी तो ऐसे में बीएमसी प्रशासन साफ तौर पे कार्रवाई पे जुट जाता है। अचानक धमकी बीएमसी की टीम देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और दुकानदार सब्जी लेकर भागने लगे। लेकिन ये घबराहट थोड़ी देर की ही थी, क्योंकि जैसे ही बीएमसी की गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे फिर से सब्जी की दुकानें लग गईं। बाजार सेट हो चुका है, कार्रवाई करते हुए बीएमसी आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से जो गायब हुए फेरी वाले हैं वो अपना बाजार जो है वो सेटअप करते हुए चले जाते हैं। दिल्ली का सदर बाजार भी नियम तोड़ने में पीछे नहीं रहा। वहां सुबह सुबह ही लोग जुटने लगे और हमेशा की तरह ज्यादातर के चेहरे से मास्क गायब नजर आया, और जिसने भूलकर लगा भी लिया उसका मास्क भी नाक से नीचे था। भैया मास्क कहाँ है? ऊपर क्यों नहीं लगाया हुआ इसे? तो ये पूरे बाजार के हालात ही इस तरीके के हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये तब है जब मार्केट खुलने में अभी समय बाकी है। कोरोना नियमों को नहीं मानने के लिए दिल्ली के सदर बाजार पर कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद लापरवाही करने से लोग बाज नहीं आ रहे। सौभाग्य की बात है कि मास्क न पहनकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री बार बार आगाह कर रहे हैं, सरकार ने सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए, लेकिन जरूरी है कि जनता अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ये कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब लोग साथ देंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस होटल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 300 से भी ज्यादा कमरे और 3 बड़े रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। खास बात यह कि इस होटल के नीचे ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि ये पटरियों पर ही बना है। ये 5 सितारा होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। 318 कमरे वाली 5 सितारा होटल है ये। दावा किया गया कि इस 5 स्टार होटल में रेल यात्रियों के साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस खास होटल में बने एक रेस्टोरेंट को रेल के डिब्बे की थीम पर बनाया गया है, जहां खाने के साथ ट्रेन में बैठे होने का एहसास किया जा सकता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए होटल की दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है। यही नहीं, रात में तो इस होटल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी रेलवे ट्रैक पर बने इस होटल को और खास बना देती है। सौभाग्य की बात है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर होटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। इसके जरिए विदेशी नागरिकों को लुभाना भी एक मकसद है, ताकि राज्य में निवेश और बढ़ सके। बिहार और यूपी की ट्रेनों में टाइमर बम लगाने की साजिश का पता चलने के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब एनआईए को दरभंगा ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान धमाके के लिए भेजे गए इंसेंडरी डिवाइस का पता चला। ये वो डिवाइस है जिससे आग तेजी से फैलती है और इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसे अब तक बरामद नहीं कर पाई। इसलिए खतरे को देखते हुए रेलवे पुलिस ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया। पटना रेलवे स्टेशन से सामने आई एक तस्वीर में प्लेटफॉर्म पर कुछ जवान तैनात दिखे, जो आने जाने वालों पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, तलाशी अभियान के दौरान कुछ लोगों के बैग भी खंगाले गए, ताकि किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। यह पता नहीं चल पाया है कि वो डिवाइस बिहार में कहां है और वो कौन व्यक्ति है जो हैदराबाद से उस डिवाइस को लेकर यहां पर पहुंचा था। बताया गया कि आईएसआई के इशारे पर आतंकियों का मकसद ट्रेनों के उन डिब्बों को निशाना बनाना है जिनमें बिहार और यूपी के कामगार सफर करते हैं। सौभाग्य की बात है कि बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को कई सबूत मिले। इस मामले में तेलंगाना और यूपी से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। खबर है कि उन्हीं से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि आतंकियों की साजिश ट्रेनों में बड़े धमाके को अंजाम देने की है, जिसकी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में राजधानी की कड़कड़नुमा कोर्ट ने पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई और उस पर जुर्माना भी लगा दिया। न्यूज़ 18 के अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि कड़कड़नुमा कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा के एक मामले में सुनवाई की और दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम सही तरीके से नहीं किया और जांच में ढिलाई बरती। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। ये मामला यहां तक तब पहुंचा जब मोहम्मद नासिर नाम के एक शख्स ने दिल्ली दंगों के दौरान अपने 6 पड़ोसियों के खिलाफ गोली मारने की शिकायत की थी, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने केस की जांच किए बिना ही उसे किसी दूसरे मामले से जोड़ दिया, जिसके बाद मोहम्मद नासिर को पुलिस की शिकायत न दर्ज करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गहनों की एक दुकान में लूट हो गई, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो बदमाश वहां ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जो मौका मिलते ही अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने उस दुकान के मालिक को बंधक बना लिया और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि दुकान में 2 लोग गहने खरीदने पहुंचे, तभी उनका तीसरा साथी वहां पहुंच गया और उसने दुकानदार पर पिस्टल तान दी। बस इतने में जो लोग ग्राहक बनकर वहां पहुंचे थे, उनमें एक काउंटर के दूसरी तरफ चला गया और दूसरे ने दुकानदार को पकड़ लिया। दुकानदार के पास पहुंचे बदमाश ने अपने बैग से टेप निकाली और उसे दुकानदार के मुंह पर चिपका दिया, लेकिन उस दुकानदार ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो तीनों बदमाशों का लगातार सामना करता रहा। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो 3 थे और वो 1। वहां गहनों की लूट भी होती रही और दुकानदार से मारपीट भी। गहनों से अपनी जेब और बैग भरने के बाद तीनों बदमाश वहां से बाहर निकले। बताया गया कि वो दुकान के बाहर इंतजार कर रहे अपने चौथे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। सौभाग्य की एक बात है कि मास्क की वजह से बदमाशों का चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने दिन दहाड़े जिस अंदाज में लूटपाट की, उससे आशंका यही है कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की हो। हालांकि पुलिस ने फिर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश में वो जुटी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठनों की एक नई साजिश का पता चला है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन अब खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की फिराक में है और इससे जुड़ा उर्दू में लिखा एक मोबाइल मैसेज एजेंसियों के हाथ लगा, जिससे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मैसेज के मुताबिक रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की साजिश है और इस काम के लिए आतंकियों के मददगारों को खुफिया एजेंसियों के ऑफिस की लोकेशन, गाड़ियों की पहचान और अधिकारियों के नाम पते की जानकारी जुटाने को कहा गया, जिसका पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बिहार के हाजीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमीन से जुड़े मामलों को देखने वाले एक अधिकारी से सरेआम बदसलूकी की गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने रिश्वत लेकर उनकी जमीन की गलत रसीद किसी और के नाम पर काट दी, जिससे नाराज लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले वहां से गुजर रहे उस अधिकारी को रोक लिया गया और फिर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। हंगामा कर रहे लोगों ने जमीन के कुछ कागजात भी उनके ऊपर फेंक दिए। इतना ही नहीं, गुस्से से तिलमिलाए एक आदमी ने तो उन्हें रुपयों की माला भी पहनाने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि पैसे लेकर ही उसकी जमीन की रसीद किसी और के नाम काट दी गई। बवाल बढ़ा तो अधिकारी ने गलतियों को सुधारने का भरोसा भी दिया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्हें मारने तक की धमकी दे डाली। बताया गया कि इस मामले में अधिकारी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि जिस अधिकारी पर लोगों ने आरोप लगाया, उनका तबादला कुछ दिन पहले ही दूसरे इलाके में हो गया था, जिससे लोगों की जमीन का काम उलझ गया, क्योंकि उनकी जमीन की गलत रसीद काट दी गई थी। इसलिए जब अधिकारी सामने दिखे तो उन लोगों ने अपना आपा खो दिया और कानून की परवाह किए बगैर उनसे बीच सड़क पर ही भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि अधिकारी ने भी बदसलूकी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के मुद्दे पर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक रैली भी निकाली, जो बीजेपी दफ्तर से शुरू होकर डीएम के दफ्तर तक पहुंची। जहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से प्रदर्शनकारी वहां से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वहीं खड़े रहकर उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की मांग की। आज जब घर से बच्ची निकलती है तो माँ चिंतित रहती है, वो सुरक्षित घर लौटेगी नहीं लौटेगी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पार्टी के झंडे और पोस्टर लेकर शहर में रैली निकाली। सौभाग्य की एक बात थी कि राजस्थान में पिछले दिनों महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई। कुछ दिन पहले जब बीजेपी ने इसके विरोध में जयपुर में आवाज उठाई तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था।
उसके बाद से ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए।